कैसे सरनायक की शुरुआत हुई, क्या है इन राक्षसों के जन्म की कहानी, इन सब सवालों का जवाब देने एक प्रीक्वल कॉमिक सीरीज की शुरुआत हुई जिसका नाम है सरनायक विस्तार, जिसमें 5 भाग अब तक आ गए हैं। मौत का मैराथन, विषपुत्रों का आगमन, विष क्षेत्र संरक्षणम, स्वर्ण नगरी की तबाही और प्रकोष्ठ के कैदी। इसका 6ठा भाग भी आने वाला है जिसका नाम है रेत का शहंशाह। दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला होता है। आने वाले वक्त में सभी मेन सुपर हीरोज जब बहुत बड़े खतरे से लड़ रहे होंगे, तब कुछ ऐसे सुपर हीरोज की भी जरूरत पड़ेगी जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में लोगों को बचाएंगे, गली मोहल्ले के विलन्स को पकड़ेंगे। इन सब पर विचार करके ध्रुव और नास्ट्रेडमस वॉर नामक एक मिनी एवेंजर्स की टीम बनाने का सोचते हैं। वॉर यानी वर्ल्ड अलाइड रेस्क्यूअर्स, जिसमें वो सभी सुपर हीरोज को इनविटेशन भेजते हैं। सबसे पहले बैडमैन, मैड मैक्स, फिर प्रलंका, काली विधवा, रात की रानी, लोमड़ी, चीता, अदृश्य मानव और कृतिमान, इन सबको बुलाकर इंस्पेक्टर स्टील इनके सामने कुछ टास्क रखता है, जिन्हें पास कर लेने के बाद उन्हें ऑफिशियल ओपन वर्ल्ड सुपर हीरो बनाकर खुली आजादी के साथ दुनिया में घूमने और बचाने का इनाम दिया जाएगा और एक मिनी एवेंजर्स की टीम में जगह दी जाएगी। उनके किए गुनाह या क्राइम पुलिस के दस्तावेजों से मिटा दिए जाएंगे। सब खुश होती हैं और टास्क क्या है पूछते हैं। उन्हें 2-2 के दल में बांट दिया जाता है। चीता और बैडमैन को नारका जेल में बोना वामन का खिलौना लाने का टास्क दिया जाता है। लोमड़ी और कृतिमान को हैमर के हथौड़े का हैंडल लाना होता है। काली विधवा और शीना को चुंबक का टुकड़ा लाना होता है। मैडम एक्स और अदृश्य मानव को ग्रैंड मास्टर रोबो से 10,000 करोड़ रुपए लाने हैं। इस तरह 4 टीम बन गई। अब वक्त था उन्हें अपने टास्क को पूरा करने का। इस कहानी में अशोराज अपने काल में अपनी वाइफ को खोज रहा होता है, जिसे कोई किडनैप करके ले गया होता है। अशोराज गोजो से मिलता है। गोजो की बिजलिका का भी अपहरण हो चुका होता है। दोनों उन्हें खोजते हुए त्रिनाग पर्वत पर पहुंचती हैं। बहुत सारे दुश्मनों का सामना करती हैं। फाइनली उन्हें कुदुम और बिजलिका एक पिंजरे में बंद मिलती हैं, जिसे वो नहीं तोड़ पाती। वही कुछ और दुश्मन आ जाते हैं। दूसरी तरफ काल पहलिया मुंबई में एक म्यूजियम से एक बुक चोरी करता है। डोगा उसे पकड़ लेता है। काल पहलिया उस पर मम्मी की टीम छोड़कर भाग जाता है। कहानी में आगे मैडम एक्स और अदृश्य मानव रोबो को ध्रुव की नकली बॉडी दिखाकर उससे 10,000 करोड़ रुपए लाने में कामयाब हो जाती। काली विधवा और शीना चुंबा के पास जाकर चालाकी से उससे चुंबक ले आती हैं। लोमड़ी कृतिमान हैमर से लड़कर उसके हैमर का हैंडल ले आती हैं। उनका भी टास्क कंप्लीट हुआ। वापस आने पर ध्रुव और नक्षत्र उन सभी हीरोज के सामने आती हैं और उन्हें बताती हैं कि इस मिशन को करने के साथ वो सब पास हुए हैं और अब वो वॉर का हिस्सा बनेंगे। ये मिशन और टास्क करने के साथ उन्होंने कुछ गलत कामों को रोका और विलन्स के मास्टर प्लान को नेस्तनाबूद किया है जो वो आगे के लिए बना रही थी। यही टीम हमें आगे गर्भगृह में और पृथ्वी पर सरनायक में देखने को मिली थी, जो सुपर हीरोज के ना होने से पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी। कहानी में आगे विष कन्या और विषधर नागराज की इच्छाधारी शक्ति पाने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चलती है। नागराज नागमणि और नागदंत को तिलिस्म आयाम में कैद कर देता है। ये सब घटनाएं बहुत पहले की कॉमिक्सों में हुई थी। विष कन्या वहाँ उनके लिए एक पोर्टल खोलती है जो सीधा जाकर दूसरे यूनिवर्स में खुलता है जहाँ नागरानी रहती है। नागमणि नागदंत उस यूनिवर्स में जाकर नागराज के बेटे को देख लेती हैं। नागमणि का शैतानी दिमाग चलने लगता है। वो नागीश यानी नागराज के बेटे को पाकर उसे भी नागराज की तरह बहुत बड़ा हथियार बनाना चाहता है। नागरानी उसे रोकती है लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाती। वो एक पोर्टल खोलती है और हमारे नागराज के पास आती है। नागराज स्नेक आई सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर में होता है। नागरानी उसे सारी बात बताती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए कहती है। फिर नागराज निकल पड़ता है अपने बच्चे को बचाने। अब इसका तीसरा भाग शुरू होता है, विष क्षेत्र संरक्षणम। त्रिनाग पर्वत जहाँ अशोराज गोजो पास्ट में लड़ रही होती हैं, वहीं प्रेजेंट में त्रिनाग पर्वत पर कर्णवशी नाग निरंजनी पाने के लिए वहाँ आता है। नाग निरंजनी एक ऐसा प्याला है जिसमें सभी नागों विष का अंश मौजूद है जो पूरी पृथ्वी को विष क्षेत्र बना देगा। दूसरी तरफ नागराज ध्यान में बैठा होता है। विष अमृत आकर नागराज जो नाग निरंजनी और उसके खतरे के बारे में नागराज को बताता है। नागराज नागमणि के साथ दूसरे आयाम में अपने बेटे को बचाने जाता है और अपने शरीर में वास करने वाले सभी सांपों को कर्णवशी के पास उसे रोकने भेजते हैं। सोडंगी और बाकी सब कर्णवशी से टकराती हैं। वही थोड़ंगा आता है और एक बहुत बड़ी फाइट होती है। नाग निरंजनी बेकाबू हो जाती है और हवा में फैलने लगती है। दूसरी तरफ नागराज नागमणि और नागदंत से टकराता है। एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। फेसलेस आती है, बच्चे को बचाती है।
फिर नागराज नागदंत से जीत जाता है, अपने बच्चे को बचाकर उसे नागरानी के हाथों में सौंप देता है। नागमणि और नागदंत वापस उसी तिलिस्म में चले जाती हैं जहां पर वो पहले कैद थी। कॉमिक के एंड में वेदाचार्य भारती को यानी फेसलेस को नागराज के बेटे को बचाने के लिए जब भेज रहे होते हैं, तब उन्होंने नागराज के बेटे नागेश की केंचुली और उसका रक्त भी चुपके से लाने को कहा था फेसलेस को, जो वो लेकर आई थी। और अब इसका चौथा भाग शुरू होता है, स्वर्ण नगरी की तबाही। कहानी की शुरुआत में देवनगरी पर पास्ट में हमला होता है। चंडकाल फिर से आजाद होता है। प्रेजेंट में चंडकाल मुंह उठाकर वापस अपनी सेना बनाकर स्वर्ण नगरी पर हमला करने का प्लान बनाता है। ध्रुव स्वर्ण नगरी की तरफ चल पड़ता है, जहां कुछ शैतान उसे बीच रास्ते में रोक लेती हैं और ध्रुव से लड़ने लगती हैं। नागराज को अपने बेटे की चिंता होती है, इसलिए वो ध्यान में बैठकर अपने बेटे पर एक सुरक्षा कवच या ऐसा कह लो कि एक ऐसी लेयर बनाना चाहता है जिससे जब भी मुसीबत आए सबसे पहले उसे पता चले और वो अपने बेटे को आगे भी बचा सके। नागराज इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल करता है। यही विशंदर और विषकन्या की चाल थी कि वो नागराज को मजबूर करे और उसकी इच्छाधारी शक्ति हासिल कर ले। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वेदाचार्य के पास विसर्पी आई होती है। फेसलेस यानी भारती को वो नास्त्रेदमस के पास किसी काम से भेज देती हैं। आगे भारती यानी फेसलेस ध्रुव से भी मिलती है। वेदाचार्य और विसर्पी नागेश के खून और केंचुली से विसर्पी के जरिए एक क्लोनिंग के थ्रू बच्चा पैदा करने की कोशिश करती हैं, जो नागराज से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, नागदीप का वंश बनेगा। ये सब किस कार्य और मकसद के लिए किया जा रहा है, ये हमें कॉमिक में आगे पता चलेगा। नागराज के शरीर से निकली इच्छाधारी शक्ति दो रूपों में अलग अलग दिशाओं में जाती है। एक नागरानी के यूनिवर्स में नागेश के पास, दूसरा वेदाचार्य धाम विसर्पी के पास। इस बीच विषकन्या की भेजे दो विलन्स, एक विसर्पी के पास जाता है जिसे नागराज की इच्छाधारी शक्ति प्रोटेक्ट करके उसे मार डालती है, गला देती है। दूसरा नागरानी के यूनिवर्स में उनके यूनिवर्स की फेसलेस नागेश को बचा लेती है। लेकिन विषकन्या को जो चाहिए था वो मिल गया। विलन्स ने नागराज की इच्छाधारी शक्ति को जब छुआ तब विषकन्या विलन्स की बॉडी अपने पास ले आई। कुछ इस तरह उन्हें नागराज की इच्छा शक्ति मिल गई और वो खुशियां मनाने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील था जिसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। कॉमिक के एंड में चंडकाल स्वर्ण नगरी में बंद प्रकोष्ठ यानी सेल से सभी विलन्स को कैदियों को आजाद कर देता है। कॉमिक में हमें निशाचर, विभत्सु, शंभु, सदम इन सब के आने का जिक्र मिलता है। अड़िग भी महासागर के गर्भ में दिखता है। ये सब अभी सस्पेंस है जो आगे स्वर्नेक में खुलेंगे और हमारी कहानी यही खत्म हो जाती है। अब इसका पांचवा भाग शुरू होता है, प्रकोष्ठ के कैदी। एक पास्ट की स्टोरी में राजनगर की धरती पर गजबल और शुक्राल का युद्ध होता है, जिसमें शुक्राल मर जाता है और गजबल को मम्मी बना दिया जाता है, जो आगे फ्यूचर में जागेगा, शैतान बनेगा। स्वर्ण नगरी से आजाद होकर सभी विलन्स भाग रहे होते हैं, तबाही मचाती है। इस बीच नागराज अपने ध्यान से निकलकर उन्हें रोकने वहां आता है। ध्रुव भी वहां पर आता है। दोनों मिलकर चंडकाल की सेना और बाकी सब विलन से लड़ते हैं। फेसलेस भी वहां आ जाती है। एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद धनंजय मारा जाता है, जिससे गुस्से में नागराज चंडकाल को मारता है, पटकता है, उसे पकड़ लेता है। सब ठीक हो जाता है। ध्रुव वहां आता है। धनंजय जिंदा होता है। ये ध्रुव की चाल थी। धनंजय की डेथ एक ड्रामा था चंडकाल को सामने लाने का। स्वर्ण नगरी बच जाती है। तभी विसर्पी किसी खतरे में होती है। ऐसे संकेत मिलने पर नागराज का ध्यान भंग होता है और चंडकाल मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। फिर नागराज भी चल पड़ता है विसर्पी को बचाने। रिसेंटली मैंने स्वर्नेक विस्तार का छठा भाग पढ़ा है, रेत का शहंशाह, और भाई साहब क्या बात है। यही तो था जो हमें चाहिए था, एक एक्शन पैक्ड प्लस कॉमेडी एंड सस्पेंस के साथ एंड में सांसें रोक देने वाला ट्विस्ट जो इस कॉमिक में भरपूर है। डोगा उन ममीज का राज पता करने के लिए इन्वेस्टिगेट करता है, आगे बढ़ता है। काल पहलिया मिस्र के पिरामिडों से फराओ की सेना को लाता है, जो डोगा को अपना गुलाम बनाकर दुनिया पर राज करना चाहता है। वो रानी साहिबा एक शक्तिशाली बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए उसे एक शूरवीर की तलाश थी। जब वो डोगा से मिली तो वो डोगा से इंटीमेट होकर यानी संबंध बनाकर उससे बच्चा पैदा करना चाहती थी। डोगा कालू की तरफ देखता है। अबे डोगा, तू ऐसे मत देख, तेरे लिए पटाखा बड़ी दूर से लाया हूँ, एक बार ट्राई तो कर, किसी को पता नहीं चलेगा। डोगा उसे एक मुक्का दे मारता है। अब डोगा और रानी साहिबा के बीच लड़ाई होने लगती है। बीच बीच में काल पहलिया कॉमेडी का तड़का भी मार रहा था। इस लड़ाई में रेत का शहंशाह अर्थात गजबल की एंट्री होती है, जो अपनी कब्र से उठकर आया था। साले मरते नहीं, जब देखो तब मुंह उठाकर मुंबई को अपनी बुआ का बगीचा समझकर आ जाते हैं। अब तूतनखामन और गजबल बहुत पुराने दुश्मन थे और ये जंग काल निनाद को पाने के लिए हो रही थी। डोगा जोर लगाकर उन पट्टियों को तोड़ता हुआ सबसे पहले तूतनखामन से लड़ता है।
उसका मुखौटा निकालकर खुद पहन लेता है और फिर तूतनखामन की सेना और उसकी बीवी को एक मुक्का मारकर भागने पर मजबूर कर देता है। फिर मुखौटे को पहन गजबल को वापस कब्र का रास्ता दिखा देता है। यानी कॉमिक के एंड में मम्मी की सेना, तूतनखामन, उसकी बीवी, गजबल सब भाग जाते हैं और काल पहलिया भी भाग जाता है। चला जाता है। डोगा के लिए वो पहले छोड़ गया। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था चोर ले गए। यानी कहानी अब भी बाकी है। अब दिल थाम कर बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि एंडिंग में एक और ट्विस्ट बाकी है। ये सारा ड्रामा काल पहलिया काल निनाद को पाने के लिए करता है, जिसे वो बाद में इतिहास के पास जाकर उसको दे देता है। उसकी एक टीम है जिसे काले चोर कहा गया है। इस टीम में रात की रानी, तूतेंतू जो मल्टीवर्स में चोरियां करता है, उनकी टीम भानुमति के पिटारे की तलाश कर रही थी, और साथ ही सोने की मशाल जिसे हाईटेक सिक्योरिटी में रखा गया है, जिसे कोई सुपर हीरो तोड़ नहीं सकता, जा नहीं सकता, पा नहीं सकता, जिसकी सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल की है। अब उन्हें यानी काले चोरों को ये सोने की मशाल चुरानी है। इस पर काल पहलिया के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। यानी अब इनका अगला टारगेट सोने की मशाल चुराना है, जिसका सीधा कनेक्शन गोल्ड हार्ट से है। और यही हमारी कॉमिक की एंडिंग है और हमारी कहानी खत्म होती है। इसका अगला भाग है सवर्ण शत्रुओं का महासंग्राम, जो सर्वनायक विस्तार का 7वां भाग है। जब सर्वनायक विस्तार के पहले भाग की शुरुआत हुई थी तो हमें पता चला था कि तिरनाक पर्वत पर अशोराज और गोजो अपनी गर्लफ्रेंड कुदुमचुम्बी और बेजलिका को बचाने आए थे। इस कॉमिक में कुछ पेजेस में इनकी स्टोरी की एंडिंग भी हो गई है और बताया भी गया है, जहाँ योद्धा भी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में अपने पिता के बुलावे पर ट्रैवल करता है और वहां से अशोराज और गोजो की मदद करने वहां आता है। तीनों अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने में कामयाब होती हैं और अपने घर लौट जाते हैं। नवेली योद्धा को दूसरे यूनिवर्स में एक पोर्टल से ले जाती है, जहां जलयान होता है, जिसकी रक्षा और संभालने का काम वो योद्धा को सौंपती है, जिसकी कहानी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से जुड़ी थी। भविष्य में एक युद्ध होगा, भविष्य में एक ऐसी विपदा आएगी जिसमें इस जलयान की जरूरत पड़ेगी। दूर कहीं कोई अनजान शख्स ये सब युगम के कहने पर देख रहा था, निगरानी रख रहा था। एक बटरफ्लाई इफेक्ट किस तरह एक छोटी सी घटना को दूर कहीं किसी बड़ी घटना से जोड़ती है, अंजाम देती है, एक युग से दूसरे युग में नए तूफान को जन्म देती है। अशोराज, गोजो और योद्धा वाली स्टोरी तो यही खत्म होती है, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि डोगा और काल पहलिया का तूतनखामन से उलझना, अशोराज गोजो की गर्लफ्रेंड का किडनैप होना, ध्रुव का एक नई सुपर हीरो वाली टीम बनाना, नागराज का अपने बेटे को बचाना, विसर्पिका वेदाचार्य तंत्र विधि द्वारा संतान प्राप्त करना, चंडकाल का स्वर्ण नगरी से भागना, ये सब आगे किस तरह बटरफ्लाई इफेक्ट से सर्वनायक के मेन इवेंट्स को जन्म देंगे और कैसे किसी बड़ी मुसीबत का कारण बनेंगे। पहले भाग में अशोराज की कहानी थोड़ा बोर लगा, लेकिन गोजो के आने से कहानी मजेदार हुई। ध्रुव की मिनी अवेंजर्स की टीम बनाना, डोगा और काल पहलिया का सस्पेंस काफी अच्छा लगा, मुझे कॉमिक बहुत पसंद आई। दूसरी कॉमिक में नागमणि नागदंत का नागराज की कैद से भाग जाना, उसके बेटे को किडनैप करना, अपने बेटे को बचाने नागराज का जाना, इतना सब हो रहा था कि कॉमिक छोड़ने का मन ही नहीं किया। इस कॉमिक को मैं मास्टरपीस कहता हूँ, जो सुपर से भी ऊपर है। तीसरी कॉमिक में नाग निरंजनी से पूरी पृथ्वी को विष क्षेत्र बनाना, नागराज वर्सेस नागदंत की दूसरी यूनिवर्स में बहुत बड़ी लड़ाई, ये सब देखकर और पढ़कर दिमाग फट रहा होता है, क्योंकि इतनी बेहतरीन स्टोरी जो एंड तक मजा दे रही होती है। वेदाचार्य का नागराज के बेटे की केंचुली और रक्त को पाना, ये सस्पेंस कमाल का था जो होश उड़ा रहा था। ये कॉमिक एक और मास्टरपीस साबित हुई, जो एक परफेक्ट कॉमिक की निशानी होती है। चौथे कॉमिक में चंडकाल का स्वर्ण नगरी पर हमला, नागराज की इच्छा शक्ति जिसे विषकन्या चुराती है, ये भी एक बहुत ज्यादा अच्छी कॉमिक है और स्टोरी तो काफी दमदार है। पांचवी कॉमिक इस सीरीज की सबसे वीक एंड लोवेस्ट रेटिंग कॉमिक है, जो टाइम वेस्ट करती है और हमें नया कुछ भी नहीं देती। अबे क्या है ये, कौन सा कैदी कहाँ भाग के गया है? ये सुपर हीरो मिलके कैदी को नहीं पकड़ता है, जेल में डालो इन लोगों को। जिसमें देखने लायक सिर्फ नागराज ध्रुव की विलन्स के साथ फाइट एंड डायलॉग बाजी है। मुझे ये पार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसकी स्टोरी अकॉर्डिंग टू डोगा काफी अच्छी है। डोगा और काल पहलिया की जोड़ी इस पूरी कॉमिक की जान है, जिसमें सबका चहेता विलन काल पहलिया वापस आया है। इसे आप लोकी से भी कंपेयर कर सकते हो, कुछ उस टाइप का और टक्कर का विलन है। न जाने क्यों आरसी अगर डोगा की इतनी अच्छी कॉमिक दे सकती है, तो वो क्यों रक्त कथा स्वामी भक्त पर इतना टाइम दे रही थी, जबकि उसको इस कॉमिक को लाना था। और ये कॉमिक उनसे फार बेटर है। इसमें नागराज ध्रुव तो नहीं है, जो अच्छी बात है, इसमें इतनी जरूरत भी नहीं थी उनकी। पूरी कॉमिक में डोगा को मौका मिल गया ये दिखाने का कि वो अकेला भी मम्मीज के और उसके खानदान से भिड़ सकता है, फिर चाहे कोई जादू आए या कोई जिन। अपना डोगा सब पर भारी है। नितिन मिश्रा सर और अनुराग जी को दिल से थैंक यू, धन्यवाद।
जो उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी। स्पेशली डायलॉग्स, कॉमिक के डायलॉग लाजवाब हैं। हेमंत सर का आर्ट वर्क, नितिन मिश्रा एंड अनुराग सर की लिखी ये स्टोरी आपको हर मोमेंट पर बांधे रखती है। आज के वक्त में जहां मार्वल डीसी की बातें होती हैं, वही आरसी ने अपना मास्टरपीस इन्हीं कॉमिक्स के जरिए लोगों को दिया है, फैंस को दिया है। अनुपम सिन्हा सर 90s में लेजेंड थे, लेकिन आज नितिन सर एंड हेमंत सर की जोड़ी ने नया इतिहास रच दिया है। पांचवें भाग ने थोड़ा निराश किया, लेकिन अगले भाग के लिए मुझे उम्मीद है आरसी अपना बेस्ट देगी। कुछ मामलों में ये पुनरुत्थान से भी बेहतर लगी मुझे। ये कहानी आरसी के टाइमलाइन में कुछ इस तरह सेट है। सबसे पहले सौरनैक विस्तार, फिर आती है सौरनैक सीरीज, फिर आती है पुनरुत्थान सीरीज और फिर आती है आखिरी सीरीज। इसमें सभी घटनाएं किस तरह आपस में कनेक्ट होंगी, ये हमें इनकी आने वाली कॉमिक्स में पता चलेगा। बाकी आप मुझे बताओ आपको सौरनैक विस्तार कैसे लगी और आप इसके अगले भाग के लिए कितना एक्साइटेड हो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज और देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।